अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक बार फिर कौम की नज़रें मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं, जहां 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस सिविलियन अफराद के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें 7 रुकनी लार्जर बेंच के सामने ज़ेर समाअत हैं। बज़ाहिर तो ये कानूनी और आइनी मामला है कि आम अफराद के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलने चाहिए या नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। इस बेंच में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी शामिल किया गया। इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच इस इशू का कोई हल निकालता, गुज़श्ता रोज़ पहली समाअत पर ही बेंच टूट गया। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ और सवाल उठाते हुए ये रिमार्क्स दिए कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं हो जाता, तब तक मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने बेंच की तश्कील को भी गैर आइनी करार दिया और रिमार्क्स दिए कि केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा, लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला होने तक इस बेंच को बेंच नहीं मानता। सीनियरिटी में तीसरे नंबर पर मौजूद जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से इत्तफाक करते हुए बेंच पर एतराज़ात उठाए और साथ ही जजेस ने एतराज़ात पर मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर समाअत करने वाला बेंच उठकर चला गया। वक्फे के बाद चीफ जस्टिस ने तकरीबन 1 घंटे के बाद फिर 7 रुकनी एक नया बेंच बनाया और फिर समाअत शुरू हुई। उसके बाद से ये बहस फिर शुरू हो गई है कि अदलिया के अंदर तकसीम की जो एक खलीज है ये क्यों बढ़ती जा रही है, गहरी होती जा रही है। हुकूमत को ये शिकवा था कि चीफ जस्टिस साहब अहम केसेस में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को शामिल नहीं करते। अब अगर चीफ जस्टिस साहब ने ये स्टेप लिया, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब खुद ही अलग हो गए इस बेंच से, क्या वाकई जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के एतराज़ात को हल करना अदलिया के वक़ार के लिए ज़रूरी हो गया है? नाजरीन, आज दूसरे रोज़ केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क की सलामती के मामलात बराह रास्त आर्मी के तहत आते हैं, मगर सवाल ये है कि तरीक़ेकार क्या होगा जिसके तहत मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स को भिजवाए जाएंगे। आज पंजाब हुकूमत की तरफ से 9 मई वाक़यात में मुलव्वस गिरफ्तार मुल्ज़मान का डेटा जमा करवाया गया। रिपोर्ट में फ़ौज की हिरासत में मौजूद मुल्ज़मान, नाबालिग बच्चों, सहाफ़ियों और वकला का डेटा नहीं दिया गया, जिस पर सवाल उठाया गया कि तमाम ज़ेरे हिरासत अफराद का डेटा सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। अदालत के सामने ये नुक्ता भी उठाया गया कि 9 मई में मुलव्वस किरदारों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स की बजाय इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में चलने चाहिए ताकि किसी के साथ तफरीक ना बरती जा सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मिलिट्री हुदूद के अंदर होने वाले जराइम पर लागू होता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फ़ौज ने ही करना है, लेकिन सीक्रेट एक्ट लगाने के लिए कोई इंक्वायरी या तहकीकात तो होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी, सीनियर वकला और अटॉर्नी जनरल ने दलाइल सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी, लेकिन सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपने ही उठाए हुए सवालों के जवाबात तलाश कर पाएंगे? क्या इसके बाद इंसाफ होगा और इंसाफ होता हुआ नज़र आएगा? नाजरीन, इस केस में जो दरख्वास्त गुजार हैं वो है एतजाज़ एहसन और उसके जो वकील हैं वो है लतीफ़ खोसा साहब। जब से इस केस पर समाअत का आगाज़ हुआ है, हुकूमत जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के मौक़िफ़ के साथ खड़ी नज़र आ रही है कि बेंच की तश्कील ही ठीक नहीं तो कैसी अदालत और कैसा फ़ैसला। अब हुकूमत ने एक बार फिर से अपनी तोपों का जो रुख है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ कर दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये मानते हैं, उनका ये मानना है कि मौजूदा जो केस है इसका अंजाम भी 14 मई को पंजाब के इलेक्शंस करवाने जैसा होने का ही खदशा है। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा, ज़रा देखिए। जनाब स्पीकर, मुझे ये अंदेशा है कि एक ऐसा बेंच, एक ऐसी अदालत जिसके ऊपर उसी अदालत के सीनियर तरीन जजेस ने इतराज किया है, उसे अदालत मानने से इनकार किया है, उस बेंच की तश्कील को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया है, उसका फैसला भी जो है वो 14 मई के पंजाब में इलेक्शन जैसे किस्मत से जो है वो 2-4 ना हो। तो नाजरीन, इस बार भी क्या वही होगा जो माजी करीब में हुआ, यानी अदालत एक फ़ैसला करेगी, हुकूमत को अगर सूट ना किया तो फिर इस पर अमल दरामद ही नहीं हो सकेगा। सवाल उठता है कि आइन और कानून एक है तो उनको सामने रख कर फ़ैसले करने वाले मुसन्निफ़ जो मुनसिफ हैं ये मुख्तलिफ राय क्यों रखते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का बेंच सिविलियन अफराद के मुकदमात फ़ौजी अदालतों में चलाना ठीक है या नहीं? इस सवाल का जवाब ढूंढ पाएगा या नहीं? ट्रायल का फोरम कैसे तय होगा और सिविलियन अफराद की फ़ौज को हवालगी किस बुनियाद पर हो सकती है?
ये इशू हल कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का हतमी फैसला अब क्या इस केस से पहले होना वाकई ज़रूरी हो गया है? जो सवाल जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उठा रहे हैं, क्या अदालत के अंदर जारी जो रस्साकशी है मुल्क को किसी बड़े आइनी बहरान की तरफ ले जा सकती है? क्या आइनी और कानूनी मामलात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से अदलिया का वक़ार मजरूह हो रहा है? क्या इस मसले को फ़िक्स कैसे किया जाए? मैं बात करूंगी, मुझे वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, आज टीवी चैनल पर राना सनाउल्लाह साहब पार्लियामेंट में जो तो उन्होंने बातें की वो तो हमने बताया, वो एक टीवी प्रोग्राम में भी एक बात आज कह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे पास ये बहुत ज़्यादा कन्फर्म ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है हम लोगों के पास कि दोनों सीनियर वकला लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन पहले ज़मान पार्क में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मिले, फिर ये चीफ जस्टिस को जाकर मिले, उसके बाद इन्होंने पटिशन लगाई। इस मुलाकात में ये तय हुआ कि कौन सा बेंच बनाना है। इस पर भी मुलाकात में सारी चीज़ें तय की गई कि काजी फ़ायज़ ईसा को बेंच का हिस्सा बनाया जाए ताकि एतराज़ ही ना रहे, क्योंकि आप लोग ये हमेशा कहते थे कि चीफ जस्टिस साहब जो बेंच बनाते हैं उसमें जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं इनको शामिल नहीं करते। तो अब इस पर आप लोग इस मामले को हुकूमत इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बना रही है, पहले कहते थे शामिल नहीं करते, अब शामिल कर रहे हैं, तो इस मामले को आप इतना कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं कि अभी समाज शुरू हुई तो आपने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई तो हम तो इस फैसले को मानेंगे नहीं। शाजिया, आपने बड़ी तफसील से दोनों जो इस प्रोसीडिंग के रुख हैं उनके मतलब आपने बात की, और फिर जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके अपने खुद ही सवाल जो उन्होंने पैदा किए ड्यूरिंग हेयरिंग, और उसके जवाब वाज़ह तौर पे थे कि वो जो हमारा मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है कि ये ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये ऐसे मोमेंट्स हैं जिसमें मैं समझता हूँ डिफाइनिंग मोमेंट्स नहीं होते हिस्ट्री में। एक ऐसा हम जहाँ खड़े हैं वहाँ पे अदलिया का एक बहुत अहम रोल है जिसको उनको अपने एक पॉजिटिव और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आगे बढ़ाना है। लेकिन जो पिछले काफ़ी अरसे से चीज़ें चल रही हैं उनका लोगों को यहाँ सोशल मीडिया पे आप देखते रहे कि जी जब बेंच बनता है तो उसी वक्त पता चल जाता है कि फैसला क्या होगा। तो अगर ये इम्प्रेशन या तसर आ जाए तो मैं समझता हूँ फिर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है अदालत उज़्मा के मामलात पे, और वहाँ पे बैठे जो ऑनरेबल जजेस हैं उनको भी सोचना चाहिए। अभी ये जो बात आप कर रहे हैं कि आपने बताया कि जो हमारे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं या जस्टिस मसला ये है राना साहब कि अभी समाअत हुई है, अभी तो सवाल जवाब होने हैं, अटॉर्नी जनरल से पूछे जाने हैं, जो दरख्वास्त गुजार हैं उनके वकील हैं खोसा साहब, अभी मामला शुरू होता नहीं है। पहले हुकूमत की तरफ से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि हम लोगों ने तो मानना ही नहीं है, इसका तो हाल वैसा ही होगा जैसा 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने के हवाले से होता। जब आप लोग पहले ही एक चीज़ का ऐलान कर देंगे कि हमने मानना ही नहीं है तो उसकी क्रेडिबिलिटी तो आप लोग पहले ही मजरू कर देते हैं। नहीं शाजिया, जो आप बात कर रही हैं ना पहले नहीं हम करते। देखिए जो 14 मई का मसला है वहाँ पे भी ये मसला था कि ये 4-3 का फैसला है या 3-2 का फैसला है। उस वक्त भी ये कंट्रोवर्सी अदालत उज़्मा के अंदर से चली थी, और डेफिनेटली मैं समझता हूँ वो 4-3 का फैसला था। तो अगर ये बात हो तो फिर क्यों ना उस जजमेंट पे या उसको जो आप कहते हैं कि उसको मुतनाज़ा बना दिया नहीं जाता, बल्कि वो मुतनाज़ा होता है। अभी जो बात हुई है, अगर एक डिजिग्नेटेड चीफ जस्टिस जो 2-2.5 महीने बाद चीफ जज होने जा रहे हैं उनका नोटिफाइड वो जज हैं आने वाले चीफ जस्टिस, तो मैं समझता हूँ अगर वो इस पे क्वेश्चन करते हैं जो कि वैलिड ही करते हैं हमारे नज़दीक, जो बात है कि एक ऐसा लॉ जो एक बन गया और आपने उसको स्टे दे दिया, या लॉ को उसने ठीक कहा जज साहब ने कि या तो कालअदम होता है तो या फिर वो ठीक होता है जज लॉ, तो उस पे के मुताबिक वो कहता है जी ये बेंच नहीं बना सकते हैं। और उन्होंने इस तरह चीफ जस्टिस साहब
और ये भी उन्होंने कहा कि जब से ये लॉ आया है मैंने किसी भी कोर्ट वर्क में नहीं मैं गया, बैठा नहीं हूँ, इसलिए कि मैं समझता हूँ वो जो चीफ जस्टिस साहब बनाते हैं बेंच, वो कानूनी तौर पे सही नहीं है उस जज लॉ के बाद। तो ये चीज़ें आपको कौम को देखनी भी चाहिए और देखनी पड़ेगी, क्योंकि लेकिन इससे ये भी तो सवाल उठ रहे हैं ना कि सिविलियन जो बालादस्ती है उस पर बड़े सवाल उठेंगे। आपको याद होगा जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, फौजी अदालतें बनी, हमारे सियासतदानों के तब आंसू निकले थे कि सिविलियन बालादस्ती का ये मामला था, लेकिन वो एक ख़ास हालात थे, तब चीज़ें कुछ और रुख की तरफ चल रही थी। लेकिन अब आप लोग जो हैं वो क्या सिविलियन बालादस्ती को चैलेंज नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो देखे पब्लिक आर्मी पब्लिक स्कूल जो एक स्कूल था जिसमें एक दहशतगर्दी का वाक़या जो बहुत ही इंदोनाक था, लेकिन अभी जो हुआ है ये कंटोनमेंट के एरियाज़ में जहाँ तनसीबात हैं, आपकी फौजी तनसीबात हैं, जहाँ पे आपके कोर कमांडर्स का घर है या जना उस जिसको कहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पे हमला होगा तो अंदर इसकी जुरिस्डिक्शन जो है फौजी अदालतों की, वो उसे लॉ की जो 52 का लॉ है आर्मी एक्ट, उसमें वो डोमेन उनकी है। कंटोनमेंट बोर्ड में से लॉज डिफरेंट थोड़े से अप्लाई होते हैं, तो मैं समझता हूँ ये जो बात कर रहे हैं ये मुनासिब नहीं। लेकिन इससे एक और भी तो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि कुछ खास मखसूस लोगों को सामने मद्देनजर रख के उनका ट्रायल करवाने के लिए तो सबको जो है ना वो एक ही लाठी से हाँकना चाहते हैं। नहीं शादिया, देखें अगर बात को स्ट्रेच किया जाए या उसको एंगल दिया जाए या पीछे अल्टीरियर मोटिव्स हों, वो तो और बात है। जिस तरह आज मुदल्लल तरीके से राना सनाउल्लाह साहब ने सारी बातें की, अगर दो ऐसे वकील जो कि अपने अपनी पार्टियों में वो क्या होते हैं दुदकारे हुए लोग हैं, वो बजा के मिलें और फिर चीफ जस्टिस को मिलें और फिर अदालत में ये कहें कि जी हमने तो आपको कहा था कि आप लार्जर बेंच बना दें, या कोई उन्होंने बात कर दी कि पहले मतलब वहाँ पे बात नहीं हुई, ये कोई चेम्बर में जब मिले वहाँ इन्होंने खुद वो बेंच बनाते हैं, खुद ही वो सारा भी एक ड्रामा होता है जो प्लान्ड होता है। तो मैं समझता हूँ ये, लेकिन एक आप लोग ये देख लें, आप लोग एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं जो आने वाले वक्तों में आप लोगों को भी भुगतना पड़ सकता है। फैसला हुकूमत के हक में आए, हुकूमत मान ले, ना हक में आए तो आप कहें जी हम तो इस बेंच को ही नहीं मानते, हम तो इस अदालत को ही नहीं मानते, हम इन जजेस को ही नहीं मानते। तो आज जो प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं, कल को ये दूसरे लोगों के लिए भी आप एक चीज़ सेट कर रहे हैं, कल को आपको भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। नहीं शाजिया, आप हिस्ट्री देखेंगी तो जितना हमने अदालतों के फैसले माने हैं, हमने लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन मान ली कि जो एक अकाबा भी हुई, जो दुनिया की तारीख में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ कि आप एक तहकीक शुरू करें पनामा की, एक आपके पास पेपर आए और आप पहुंच जाए अकामा पे और बच्चे से बेटे से तनख्वाह। अदालत का एहतराम था कि 50 रुपए के 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नवाज शरीफ साहब गए, आज तक वापस ही ना आए और पूरी काबीना को वहाँ तलब कर लेते हैं। ये आप दूसरा क्वेश्चन कर रही हैं जिसका कोई सर पाव नहीं है। नहीं, क्यों सर पाव नहीं है? आप अदालतों की इज्जत वकार की बात कर रहे हैं ना सर। रिलेटेड नहीं है चीजें, वो तो अदालतों का एहतराम, ये लंबी बहस है अदालतों के एहतराम वाली। ये जो शख्स कर रहा है इसने धज्जियां बखेर दी अदालतों की, बुलाते हैं जाता नहीं है, सामने बाहर बैठ रहता है कि मुझे 2-2 घंटे जज इंतजार करते हैं, 6-6 घंटे। ये बात मत करें। वो हम कानून की पासदारी करते हैं। जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर JIT में ग्रेड 19-20 के अफसरों के सामने फैमिली के साथ पेश होता रहा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिटिंग, वो हमने तो नहीं की। हमें तो जिस तरह की सजाएं हुई, हेलीकॉप्टर वो जहाज के हाईजैकिंग में सजाए उसको उम्र कैद या सजाए मौत दे दी मियां नवाज शरीफ साहब को। ये क्या बात आप कर रही हैं? ये तो आप जो कर रहे हैं ये कंट्रोवर्सी खुद अदालत के अंदर से आती है, हम नहीं पैदा कर रहे। वो अगर या आपको क्या समझते हैं कि दूसरे जज जो हैं वो ज्यादा लान होंगे? काजी फायज ईसा जज जो ऑनरेबल जज है उनके निस्बत से, अगर वो होने वाले चीफ जस्टिस कहते हैं ये गैर कानूनी बेंच है तो उसको कोई उम्मीद ना दी जाए, उसको फेंक दे रद्दी की टोकरी में उनकी ऑब्जर्वेशन को या उनके कमेंट को, या दूसरे जो आप कहते हैं तीसरे नंबर पे सीनियर जज हैं उनको भी फेंक दें। जब 4 तो वो कहता है 4-3 का फैसला है तो उसको हम फेंक दें।
क्या वो जज उतने ही मोतबर या आने वाले तो ये बात हुकूमत इस बात का फैसला कर चुकी है कि आप लोग अदालत का फैसला नहीं मानेंगे, 7 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला आप लोग नहीं मानेंगे? नहीं तो नहीं मानेंगे। पहले भी ये हुआ, मेरी बात सुने, अदालतों ने एहतराम कराती है अपनी जजमेंट के साथ। दुनिया में कभी हुआ है कि सारी कौम चीख रही हो कि आप केस ना सुने और वो स्टिक करें कि हमने सुनना ही सुनना है? यहाँ तो किसी लोअर जुडिशरी में कह दें कि मैंने केस आपसे नहीं सुनाना तो वो अलग हो जाते हैं। ये जो हो रहा है वो सबको क्या हो रहा है, तो ये नहीं होने दिया जाएगा तो ना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान का वकार, पाकिस्तान का आईन बालादस्त है और उसको हर हाल में उसी स्पिरिट में देखना है, ना कि अपनी इंटरप्रिटेशन पे। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या इक़्तिदार में रहकर गुस्से में आना, तैश में आना, क्या ये कोई लाजिम मलजूम हो जाता है? ये गुस्सा हुक्मरानी से हटने के बाद क्यों नहीं आता हमारे सियासतदानों को? आज मैं PTI के साबिक हुक्मरानों में, साबिक वज़ीरों में वो गुस्सा नहीं देखती हूँ जो उन्हें इक़्तिदार में आता था। लेकिन आज मुस्लिम लीग नवाज़ के जो लोग हैं, वुज़रा हैं, वही गुस्सा आज वो लोग दिखा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब को भी आजकल बड़ा गुस्सा आ रहा है, और वो भी महज उनकी कारकर्दगी पर जब सवाल पूछा जाता है तब उनको बहुत गुस्सा आता है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने देखा और सुना कि एक सहाफ़ी ने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में वज़ीर ख़ज़ाना के पीछे चलते हुए बड़ा मुनासिब सा सवाल पूछा। सवाल क्या था कि भाई IMF के साथ जो मुज़ाकरात हैं डार साहब, ये कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? बस इतना पूछना था कि डार साहब ने जवाब नहीं दिया, और जब सहाफ़ी ने दोबारा पूछा तो वो दोबारा पूछना उस सहाफ़ी का जुर्म बन गया। और डार साहब को फिर इतना गुस्सा आ गया, जो लंदन में केसेस और सज़ा याफ्ता होने पर उनको नहीं आता था, डार साहब खुद सहाफ़ी की तरफ लपक गए। फिर क्या हुआ, ज़रा ये फुटेज देखिए। डार साहब आज बात करेंगे, बड़ी बात करते आ रहे हैं। नहीं, IMF पैकेज हो रहा है इधर, ये जो गए हुए हैं हमारे PM साहब, सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब? तो तुम जैसे लोग हैं सिस्टम में। सर हम सिस्टम में तो नहीं है सर, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। यार क्या चाहते हो यार? क्या सर लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का खौफ करो। डार साहब का गुस्सा था कि क्या चाहते हैं आप, लपक पड़े, फिर वो कैमरा हिल गया। ये थे फुटेज, ये था सारा वाक़या। अब ये गुस्सा डार साहब को वज़ारत ख़ज़ाना की कारकर्दगी पर क्यों नहीं आया, जो गुज़श्ता 1.5 साल से IMF को कायल करने में नाकाम रही है? सहाफ़ी तो सवाल पूछेंगे। डार साहब, क्या आपने ख़ुद ये नहीं कहा था कि IMF नुमाइंदगान के पाकिस्तान में मुज़ाकरात नाकाम नहीं, कामयाब हुए हैं और 1-2 दिन में स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा जाएगा? सहाफ़ी तो सवाल पूछेंगे। क्या आपने ये नहीं फरमाया था कि हमें IMF की ज़रूरत नहीं, मुआहदा करना है तो करें वरना हम ऐसे मईशत को चला लेंगे? फिर सहाफ़ी तो सवाल पूछेंगे। क्या आपने ये नहीं फरमाया था कि डॉलर की असल वैल्यू 200 रुपये से कम हो गई और मैं इसको नीचे ला कर दिखाऊँगा? फिर सहाफ़ी तो सवाल पूछेंगे। क्या आपने पेट्रोल की कीमत बढ़ाते वक्त और टैक्सेस लगाते वक्त ये नहीं कहा था कि IMF को मनाने के लिए आवाम पर मुश्किल फ़ैसलों का बोझ डालना होगा? बोझ तो आपने डाल दिया, लेकिन IMF क्यों नहीं मान रहा? सहाफ़ी तो सवाल पूछेंगे। आप लोग जब हुकूमत में आए तो पिछली हुकूमत की 12% महंगाई को ख़त्म करने का नारा लगा कर आए थे, लेकिन आपने महंगाई 40% पर पहुंचा दी है। आपकी तजुर्बाकारी क्यों पुरानी सी हो गई है? सहाफ़ी तो सवाल पूछेंगे ना। क्या आपने नहीं कहा था कि रियासत बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी देना होगी? 9 मई के बाद आपकी सियासत तो बच गई, क्या आप रियासत बचाने में कामयाब हुए? सहाफ़ी तो सवाल पूछेंगे। डार साहब, सहाफ़ियों का काम है सवाल पूछना, वो तो अपना काम कर रहे हैं। क्या आप या हुकूमत भी अपना काम कर रहे हैं या नहीं? यानी आवाम को रिलीफ देने में आप कामयाब हुए या नहीं? सहाफ़ी तो सवाल पूछेंगे। आज भी जब आपकी 1.5 साल कारकर्दगी पर सवाल पूछा जाता है तो आप नाकामी का जिम्मेदार पिछली हुकूमत को ठहरा कर बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। ये नहीं आप बताते कि आपने आने के बाद 3-4 महीनों तक IMF से कोई बातचीत नहीं की। ये सिलसिला ऐसे कब तक चलता रहेगा? सहाफ़ी तो सवाल पूछेंगे।
तो नाजरीन, ये जो हमारे सियासतदानों का रवैया है, ऐसा रवैया ऑपोजिशन में तो इनका होता नहीं है। ऑपोजिशन में तो हर कोई सहाफ़ियों के साथ काली पट्टियां बांधकर भी खड़े होने को तैयार हो जाता है। तो ये जो रवैया है हमारे सियासतदानों का, ये हुकूमतों में आते ही बदल क्यों जाता है सहाफ़ियों के साथ? मैं बात करूंगी, मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका। मज़हर साहब, यकीनन आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें एक सहाफ़ी ने डार साहब से बड़े प्रोफेशनली अंदाज में पूछा कि IMF के साथ मुज़ाकरात का क्या बना। डार साहब ने तो पहले इग्नोर किया, सीढ़ियाँ उतरते हुए जा रहे थे। जब सहाफ़ी ने दूसरी तीसरी बार पूछा तो डार साहब को गुस्सा आ गया। क्या हमारे हुक्मरानों को सवाल पूछने पर इतना गुस्सा आए कि वो सहाफ़ी की तरफ लपक पड़े? क्या ये रवैया ज़ेब देता है हमारे सियासतदानों को? शुक्रिया शादिया। वो शेर है ना, सवाल ये है कि जब जख्म ही नहीं भरते, सवाल ये है कि जब जख्म ही नहीं भरते तो फिर किसी ने यहाँ कौन सा कमाल किया। ये जो मसला है, मैंने वो वीडियो देखी, कई मरतबा देखी, और मैं ये देखना चाह रहा था उसमें और ये सुनना चाह रहा था कि कहीं सवाल करने वाले का रवैया तो गलत नहीं है, कहीं सवाल करने वाले की टोन तो ऐसी नहीं है जो एक ह्यूमिलिएटिंग टोन हो, कहीं सवाल करने वाले का सवाल ऐसा तो नहीं है कि किसी पर पर्सनल अटैक हो। तो मुझे इन सारे सवालों का जवाब नफ़ी में आया। ना उसका रवैया ऐसा था जर्नलिस्ट का, ना उसकी टोन ऐसी थी, बिल्कुल उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे। अगर डार साहब 1 मिनट के लिए, चंद सेकंड के लिए रुक कर जवाब दे देते तो मेरे नुक्ता नज़र से उसमें कोई हर्ज नहीं था। कहते हैं कि डार साहब को अल्लाह सबको सेहत दे, कहते हैं कि डार साहब हार्ट का मामला तो है ही उनका, लेकिन ब्लड प्रेशर का मामला भी है। अब जो ब्लड प्रेशर वाला मसला होता है, वो ये ब्लड प्रेशर ज्यादा हुकूमतों में आके ही चढ़ते हैं। जब इनसे सवाल पूछते हैं, ऑपोजिशन में होते हुए किसी का ब्लड प्रेशर नहीं चलता, सबके लो ही रहते हैं। नहीं शादिया, आप भी मेरा ख्याल है गुस्सा ना हो, प्रॉब्लम हमारे माशरे का है। हमारे माशरे में जो एक मजमूई रवैया है वो हमारे यहाँ बर्दाश्त कम से कम होती जा रही है। लेकिन एक आम आदमी के लेवल पे एक सामने सवाल करने वाला, उसको भी उसका गुस्सा हो ना हो, लेकिन जो जवाब देने वाला है उसे गुस्से में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उसकी वजह यह है कि वो रिसीविंग है। इसकी वजह यह कि गवर्नमेंट जो है वो एक फलदार दरख्त की मानंद होती है जो झुकता है, बिल्कुल, जिसमें ज़्यादा इंकिसारी होनी चाहिए, क्योंकि उसने जवाब ही देना होता है, उसने सवाल नहीं करना होता। सवाल करने का हक जो है वो एक आम शहरी को भी है, एक सहाफ़ी को भी है, किसी भी सोसाइटी के। जो जवाब देने वाला मसला है वो सिर्फ हुकूमत को जवाब देना होता है। हुकूमत जवाबदेह होती है और वो खुद असेंबलियों में बार बार खड़े होके, आखिर क्वेश्चन आंसर सेशन क्या होता है? यही होता है ना कि सबसे पहली जो कौमी असेंबली या सेनेट में जो पहला एजेंडा होता है वो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। क्यों? इसलिए कि मेंबरान सवाल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल और जो गुजरा हैं वो जवाब देते हैं। बिल्कुल, जब गुजरा नहीं आते तो फिर स्पीकर या चेयरमैन जो है वो इस सिलसिले में उनसे वजाहत तलब करते हैं कि क्यों नहीं है वज़ीर। मज़हर साहब, होना तो ये चाहिए था कि अपने इस रवैये पर कोई शर्मिंदगी होती या माजरत करते। उल्टा आपको भी ये पता चला होगा कि उस सहाफ़ी के पार्लियामेंट दाखिले पर ही पाबंदी लगा दी है। अब ये अगर है तो ये और ज़्यादा है, इससे आपको क्या हासिल होगा? ज़्यादा वो जर्नलिस्ट असेंबली नहीं जाएगा ना। हाँ। आपको किसी जगह, किसी और जगह वो बदलेगा। आप सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उलझा रहे हैं। मामले को सुलझाने के बजाय उलझाएंगे आप, तो आप उस उलझन में खुद फंस जाएंगे। असल मसला क्या है? क्यों गुस्सा आया? इसलिए गुस्सा आया कि आप मसले को हल नहीं कर सके। हाँ। आपका IMF के साथ भी ये रवैया है, और IMF का जो एटीट्यूड है उसमें एक बहुत ज़्यादा अमल दखल खुद इसाक साहब की शख्सियत का भी नज़र आता है कि उन्होंने एक ऐसे इस तरीके से वो IMF को मुखातिब करते हैं, इस तरीके से वो करते हैं कि भाई आपने उनसे डील करनी है तो डील करें, नहीं करनी तो ना करें। बिल्कुल। और आप
जो आदमी हाथ फैलाने वाला होता है उसकी आस्तीनें ऊपर नहीं होती। वेरी ट्रू। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मजहर साहब, हमारी जो सहाफ़ी बिरादरी है, जिस तरह अनफॉर्चुनेटली मुल्क के बाकी दारों में इतनी ज़्यादा तकसीम आ गई है, हमारी सहाफ़ी बिरादरी में भी जितनी तकसीम हमने तहरीक इंसाफ के दौर में देखी, शायद उससे पहले इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी, खुलकर इतना सहाफ़ी नहीं आते थे। अब आप देख लें, इस वाक़े पर मैंने किसी सीनियर सहाफ़ी को इस तरीके से नहीं देखा कि किसी ने डार साहब को जो है ना वो इस रवैये पर कंडेम किया हो, या काली पट्टियाँ बांधी हों, या कहा हो कि हम जो है ना वो बाइकआउट करते हैं, हम नून लीग के किसी वज़ीर को प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जब हमारी सहाफ़ी बिरादरी का रवैया ये होगा, सहाफ़ी बिरादरी में यकजहती नहीं होगी, तो बाहर से तो आपका कोई साथ नहीं देगा। क्योंकि शादिया हम डिवाइडेड हो गए, हम पोलराइज्ड हो गए हैं, हम एजेंडा ड्रिवन इस वक्त इंडस्ट्री में जो है वो काम कर रहे हैं। और जहाँ इतनी पोलराइजेशन हो, जहाँ इतनी सख्ती हो, जहाँ आप अल्फाज अदा करें तो कोई अल्फाज ऑन एयर हो जाता है, कोई अल्फाज म्यूट हो जाता है, तो हम म्यूट और अनम्यूट के दरमियान सहाफ़त कर रहे हैं। जहाँ सहाफ़त म्यूट और अनम्यूट के दरमियान होगी, वहाँ आपकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाएगी। अब जो सामने व्यूअर है उसे तो नहीं पता आपने म्यूट के दौरान क्या जुमला कहा था। तो मेरे ख्याल है सबसे पहले इस वक्त मीडिया का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर करें। मीडिया को ये एड्रेस करना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्री नहीं है, वो प्रोफेशन है। उससे प्रोफेशन वो है, वो उसको साबित करना पड़ेगा। देखिए, बिजनेस हर चैनल चाहता है, हर अखबार चाहता है कि उसका बिजनेस फ्लरिश हो। बिल्कुल। लेकिन जब आप अपने बिजनेस को फ्लरिश करते हैं तो उस वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस बिजनेस में, जिसको आप बिजनेस कह रहे हैं, उसकी जिस जो है वो खबर है, उसकी जिस जो है वो तज्जिया है। अगर बिजनेस उसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा तो खबर किल हो जाएगी, और अगर खबर किल हो जाएगी तो एक ख़ास वक्त तक आप देखें कि जब लोग खबरें आ रही होती हैं तो लोग जो है वो उसको देखते हैं, जब इश्तिहार आ रहे होते हैं तो लोग जो है दूसरे चैनल को देखना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप रेशो निकाल लें कि कितने लोग इश्तिहार देखते हैं और कितने लोग खबर देखते हैं। बिल्कुल सही। जब आप इसका असेसमेंट कर लेंगे तो आप मीडिया अपनी मजहर साहब, एक वजीर का रवैया एक सवाल पूछने पर ये है, तो इलेक्शंस में जब अवाम के सामने इन्होंने जाना है तो इसका मतलब ये है कि इनके पास तो एक सवाल का जवाब नहीं है। तो अपने 2 सालों की जो 1.5 सालों की जो कारकर्दगी है, इससे ये चीज़ साबित नहीं होती है कि ये अवाम के पास जाने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं है कि पिछले 1.5 सालों में तो आप कुछ कर नहीं सके, मईशत का बेड़ा गर्क करके आप लोगों ने रख दिया है, एक आम आदमी को आप नीचे से निचली सतह पर लेकर चले गए हैं। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि वाकई ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। बिल्कुल यही तासुर जाएगा, और इसी तासुर को ज़ाहिर करना इनकी बात है, इनकी जिम्मेदारी है। आप जाएंगे, जलसे से खिताब कर लेंगे, सिक्योरिटी के हिसार में निकल जाएंगे, हो सकता है कि आप सवालात का सामना ना करें, हो सकता है कि आप सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट को बुला के बातचीत करें। हमारे यहाँ तो अब ये रिवाज भी बन गया है कि हम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट को बुलाते हैं और उनके साथ गुफ्तगू करते हैं और चली जाती है। लेकिन जो शख्स वोट डालने जाएगा उसके साथ आप क्या करेंगे? उसके बाद वो वाहिद एक वक्त होता है जब वो आज़ाद होता है, और उसको फिर आप कैसे रोकेंगे? तो मेरा लेकिन वो भी आज़ादी कैसी, उस आज़ादी के साथ आप वोट भी दे दें, फिर भी आरओज़ के इलेक्शंस बन जाते हैं, फिर भी आरटीएस सिस्टम बिठाने के इलेक्शंस बन जाते हैं, वो भी आज़ादी किसी काम नहीं आती। मजहर साहब, शादियाँ सिर्फ वही नहीं है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें नहीं भी बैठे तब भी नताइज भी बिल्कुल दुरुस्त हों, तब भी इलेक्शन मैनेज हो जाता है। तो ये तो एक हमारा मजबूरी रवैया है। लेकिन ये कि सवालात के जवाब देना हुकूमत का फ़र्ज है। डार साहब को चाहिए कि उस जर्नलिस्ट को बुलाएं, अपने रवैये पर शर्मिंदगी अगर आप जाहिर करते हैं ना, या अपने रवैये पे माजरत करते हैं, तो आप छोटे नहीं होते, आप बड़े होते हैं। वेरी ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। आप उस सहाफ़ी का दिल जो है ना और बड़ा हो जाएगा आपके हवाले से। ये जो एटीट्यूड्स हैं, और अगर आप उसकी
एंट्री बैन कर देंगे तो फिर ये स्पीकर पर सवाल उठेगा, ये सागदार सवाल नहीं उठेगा। राजा परवेज अशरफ साहब जो है वो साबिक वजीर आज़म भी रहे, वो कस्टोडियन हैं हाउस के। किसी मेंबर ने बदतमीजी नहीं की थी सागदार से। ये बदतमीजी हमने तहरीक इंसाफ में देखी है, नून लीग में देखी है। 2008 से 2013 तक जो पीपल्स पार्टी का दौर एटलीस्ट मैंने कवर किया है, बीपर्स भी लिए, प्रोग्राम्स भी किए, ये जलालियत, ये गुस्सा, ये रूड बिहेवियर, अगर हो सकता है आप मेरे से इत्तेफाक करें, ये पीपल्स पार्टी के लोगों में हमने नहीं देखा। उसकी एक वजह है, हो सकता है कहीं ना कहीं वो भी रैश हो जाते हो, लेकिन मजमूई तौर पे इसलिए नहीं है क्योंकि पीपल्स पार्टी एक बड़ी तवील स्ट्रगल से गुजर कर आई है। तो जब आप आपने बहुत मार खाई होती है, आपने जेलें लंबी काटी होती हैं, आपने कोड़े खाए हुए होते हैं, कैदोबंद की सोबतें होती हैं, तो आप जिसने वो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया तो उसके लिए सवालात को बर्दाश्त करना इतना बड़ा मसला नहीं होता। हाँ, सही। ये जो उसकी वजह है वो है क्योंकि वो एक बहुत ही प्रोसेस से होकर पार्टी आई है, उसमें बहुत सी खराबियां हैं, बहुत सी खामियां, उस पर बात हो सकती है, लेकिन तमाम पार्टियों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी का टॉलरेंस लेवल हमें ज़्यादा नज़र आता है। ये नहीं कि कम्प्लीटली बिल्कुल वो है, उसमें भी बहुत सी कंपैरेटिवली, लेकिन कंपैरेटिवली हमें पीपल्स पार्टी के वज़रा हों, जब उनकी हुकूमत होती है तो उनके वज़ीर हों, वज़ीर आज़म हों, उनका बाय एंड लार्ज जो रवैया होता है वो एज़ कम्पेयर टू PTI या PMLN हमने ज़्यादा सॉफ्ट देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मजाज साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। यूनान के पानियों में कश्ती डूबने का अलमनाक सानेहा अपने पीछे बहुत सी कहानियाँ और बहुत से सवालात छोड़ गया है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पाकिस्तानियों को मुल्क छोड़कर जाना क्यों पड़ता है, और इसका जवाब हर एक के पास है, लेकिन यहाँ बात फिर कहीं और निकल जाएगी। इंसानी स्मगलरों के ख़िलाफ़ वफाकी तहकीकाती इदारे यानी FIA ने क्रैकडाउन तो शुरू कर रखा है और अब तक 34 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। इस साने से पहले भी इंसानी स्मगलिंग का ये सिलसिला FIA की आंखों से बिल्कुल भी ढका छुपा नहीं है, लेकिन ना जाने क्यों हमारे सरकारी इदारे किसी सानहे का ही इंतज़ार करते रहते हैं। यहाँ भी इस हादसे के बाद FIA गैर मामूली मुतहरिका में नज़र आई। इदारे की तरफ से मुल्क भर में इंसानी स्मगलरों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत अभी तक ये पता लगाने में नाकाम है कि यूनान के पानियों में डूबने वाली कश्ती में कितने पाकिस्तानी मौजूद थे। पाकिस्तान में अभी तक जो फिगर सामने आया है वो तो 350 पाकिस्तानियों का है, जबकि इंटरनेशनल जो इदारे हैं रॉयटर के मुताबिक डूबने वाली कश्ती में 400 पाकिस्तानियों समेत 800 तारिकीन वतन सवार थे, जिनमें से यूनानी कोस्ट गार्ड्स की तरफ से 104 अफराद को रेस्क्यू किया गया, जिनमें 12 पाकिस्तानी शामिल हैं। आज वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कौमी असम्बली में ये बताया कि कश्ती हादसे में जाम बहक होने वाले पाकिस्तानी अफराद की लाशें 82 पाकिस्तानी अफराद की लाशें मिल चुकी हैं। क्या कहा राना साहब ने, ज़रा देखिए। जून 10 को ये कश्ती, जिसकी कैपेसिटी तो बताया जा रहा है कि 400 के करीब थी, लेकिन इसमें 700 के करीब जो है वो लोगों को सवार करके ले जाने की कोशिश की गई, और इसमें जो पाकिस्तानीज हैं उनकी तादाद वो तकरीबन 350 है, और इसमें 104 लोग सरवाइव हुए हैं। उनमें से पाकिस्तानी की तादाद अभी तक जो है वो सिर्फ 12 है। 82 जो है वो डेड बॉडीज अभी तक रिकवर हुई हैं। अभी तक पाकिस्तान में 281 फैमिलीज ने ये राब्ता किया है और उन्होंने ये कहा है कि उनके प्यारे हैं या उनके जो बच्चे हैं वो इस हादसे का शिकार जो है वो हो सकते हैं। नाज़रीन, किसी इंसान की मौत एक ऐसा अमल है जिसमें लवाहिकीन का इत्मीनान और यकीन होना ये नहायत ज़रूरी है, और इसका ताल्लुक़ कफन दफन के साथ होता है, जिसके लिए लाशों का उन तक पहुंचना, उनके लवाहिकीन तक पहुंचना ये भी ज़रूरी होता है। पानी से कुछ देर बाद निकलने वाली लाशें बाज़ औक़ात नाकाबिल शनाख्त होती हैं, जिसके लिए DNA के सैंपल्स के लिए FIA ने खुसूसी डेस्क भी बनाया है। लेकिन अभी तक सवाल ये है कि जो पाकिस्तानी ज़िंदा बच गए हैं वो भी अभी तक वापस नहीं पहुँचे हैं, तो लाशों को लाने का निज़ाम फिर कैसा होगा। इस साने पर पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की यूनानी हुकूमत के मुबैना किरदार के हवाले से
खामोशी भी बहुत सारे सवालात उठा रही है। गैर मुल्की मीडिया में मुसलसल इस बात की निशानदही की जा रही है कि इस अफसोसनाक वाक़े में यूनान के कोस्ट गार्ड की मुजरिमाना गफलत भी शामिल थी। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंजन फेल होने की वजह से कश्ती 7 घंटों तक एक ही जगह पर खड़ी रही, जिसके दौरान कश्ती का अमला यूनानी कोस्ट गार्ड से मदद भी मांगता रहा, मगर उनकी फरियाद नहीं सुनी गई। उसी तरह बरतानिया के एक दूसरे अखबार गार्डियन ने भी अपनी एक तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि यूनानी कोस्ट गार्ड अपनी गफलत पर पर्दा डालने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। हादसे के बाद यूनानी हुकाम ने रेस्क्यू ऑपरेशन को फौरी बंद किया और डूबने वाले तमाम अफराद को मुर्दा करार दे दिया। गार्डियन की तरफ से इस पॉइंट की भी निशानदही की गई कि डूबने वाली कश्ती का इंजन कुछ दिन पहले फेल हो गया था, जो इस बात का सबूत है कि अमले को मदद के लिए ज़रूर पुकारा गया होगा। लेकिन दूसरी तरफ यूनान हुकूमत की तरफ से इन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद के बाद मौक़िफ़ सामने आया है कि मुसाफिरों की तरफ से यूनानी साहिली मुहाफ़िज़ों से कोई मदद की दरख्वास्त नहीं की गई, क्योंकि वो तो इटली जाना चाहते थे। अब सवाल ये है कि क्या इस साहने में ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी, तो पाकिस्तान इस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? क्या पाकिस्तानी हुकाम ने यूनानी कोस्ट गार्ड के इस मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है? इस पर मैं बात करूँगी। मुझे एडिशनल DG FIA राना अब्दुल जब्बार साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, अब तक आप लोगों की तरफ से जो एक ऑपरेशन शुरू हुआ है इंसानी स्मगलरों को पकड़ने का, क्या उन सबका ताल्लुक इसी वाक़े से है? जी शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। जी, जो अभी हमारी इस वक्त कैंपेन चल रही है या जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उसमें हमने अभी तक इस वाक़े के मुतल्लिक़ तकरीबन 70 के करीब FIR दर्ज की हैं और उसमें से 27 जो हैं वो इस वाक़े में मुलव्विस जो स्मगलर्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। उनके साथ इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें, क्या इंकशाफात सामने आए हैं? कितने कितने पैसे लिए, कब से वो ये काम कर रहे थे, और क्या उनका ये पूरा एक नेटवर्क है जो यकीनन पाकिस्तान में नहीं होगा? पाकिस्तान से कराची गए, कराची से लिबिया, फिर लिबिया से आगे उन्होंने जाना था। क्या पूरा एक ये बड़ा नेटवर्क है? ये बेसिकली एक इकोनॉमिक माइग्रेशन है जी, जिसका या इस खत्ते से, जो कि ख़ास तौर पर हमारा जो नॉर्दर्न पंजाब है और GT रोड के जो गुजरांवाला डिवीज़न है, गुजरात है, और उसके साथ फिर मुल्क का आज़ाद कश्मीर का इलाका है, उस एरिया से ये ज़्यादा माइग्रेशन का ट्रेंड है। और ये जो इसके लिए इस वक्त जो ये स्मगलर्स जो इसमें ऑपरेट कर रहे थे, वो 25 से 30 लाख रुपए हमें पता चला है इंटरोगेशन के दौरान कि वो लोगों से लेते थे। और फिर जितने भी ये लोग गए हैं उनमें प्राइमरीली मोस्टली वैलिड वीज़ा पे उन्होंने ट्रैवल किया है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे ट्रैवल किया है, और वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे वो पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके गए हैं। यहाँ से इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग बहुत ही नेग्लिजिबल हुई है इस वाक़े में। और आगे जाकर लीबिया में नहीं, जो लोग आप कह रहे हैं डूबे हैं, वो उन सबके पास लीगल वीज़ा था, ये कह रहे हैं आप? जी, जो हमारी अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें जो विक्टिम फैमिलीज हैं जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया और उनसे हमने जो डॉक्यूमेंटेशन ली, और उसके जरिए से फिर हमने लीगल वीजा कहाँ का था? ईरान का, लिबिया का, या कहाँ का लीगल वीजा था उनके पास? लिबिया जी, लिबिया का वीजा और वैलिड डॉक्यूमेंट, उस पे मोस्टली ने उसी पे ट्रेवल किया, बाय एयर गए और लीबिया तक। जाहिर बात है कि जब आपको वैलिड डॉक्यूमेंट हो तो फिर उसको रोकने में भी बहुत सारी कबाहतें होती हैं। तो आगे जाकर वो लीबिया में जब वो लीगली पहुंच गए, तो वहां से आगे से फिर जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वो एक इलीगल एक्टिविटी शुरू होती है, जो कि ओपन वाटर्स में है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे। और उसमें ये जो एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ और वो जो बोट थी वो डूब गई। जो इसमें मुलव्वस स्मगलर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, वो जो हमने गिरफ्तार किए हैं उनका यकीनन इसी एरिया से मोस्टली ताल्लुक है। और इन्हीं का, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे कि इनका ही कोई रिलेटिव या इनका कोई साथी जो एसोसिएट है वो ट्रांसनेशनल क्राइम में मुलव्वस है, वो लीबिया में मौजूद है या वो इटली में मौजूद है, और ये उसी नेटवर्क के जरिए से ऑपरेट करते हैं। और उसके मुतल्लिका जो है, हम अपनी मालूमात जो हैं वो थ्रू इंटरपोल और जो हमारे अपने लिंक ऑफिस हैं FIA के जो स्टैब्लिश हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ग्रीस में और स्पेन में और इटली में, उनको हम ये मालूमात फराहम कर रहे हैं ताकि वहाँ पर जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इस नेटवर्क को ब्रेक किया जाए। और दूसरा, जो लोग बचे हैं वो भी यूनान में ही हैं, उनकी वापसी के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग?
वो 12 थे जी। वो 12 के 12 जो हैं वो जो ग्रीक अथॉरिटीज हैं उनके पास हैं। उनमें से कुछ ने असाइलम क्लेम कर लिया है और उनकी प्रोसेसिंग हो गई है हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो हमारे लिंक ऑफिस ने वहाँ पे मालूमात इकट्ठी की हैं, और कुछ अभी अंडर प्रोसेस। अच्छा, सब लोग वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी वापस आने के लिए तैयार नहीं है? जी ऐसे ही है जी। और जो लाशें कितनी मिल चुकी हैं उनको वापस लाने के लिए ज़ाहिर है लवाहिकीन की भी तो तसल्ली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग तो अभी तक इस आस में बैठे हैं कि शायद उनको भी कभी फ़ोन आ जाए किसी के बेटे का, किसी के खावंद का, किसी के भाई का, कि वो ज़िंदा है, वो इस जगह पर है। तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी तसल्ली होती है लवाहिकीन के लिए कि अगर कोई मर गया है तो भी उसको परफेक्ट बिल्कुल इत्तला चाहिए, और अगर कोई ज़िंदा है उसके बारे में भी वो जानना चाहता है। तो कितनी लाशों के हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन है, उनको लाने का क्या बंदोबस्त है? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा जी। और उसमें अभी तक की जो अपडेट है उसमें एक 82 के करीब डेड बॉडीज हैं, वो 82 रिकवर हुई, और उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो थ्रू इंटरपोल हमें मौसूल हो चुके हैं, और नादरा जो है वो उसको प्रोसेस कर रहा है, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी उसको ओवरसी कर रही है। और जैसे ही वो प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो जो डेटा हमारे पास है, जिन फैमिलीज ने हमारे साथ रब्ता किया हुआ है, उनके साथ उनका फिर क्रॉस चेक करके तो जो हमारी इनमें से मैचिंग निकलेगी तो उनका फिर प्रोसेस किया जाएगा। फिर वो डेड बॉडीज के आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एट द सेम टाइम हमने डीएनए की कलेक्शन भी कंप्लीट कर ली है, जो कि विक्टिम फैमिलीज ने हमारे साथ रब्ता किया। वो भी हम डीएनए का जो डेटा है वो शेयर करेंगे ग्रीक अथॉरिटीज के साथ, और जो डेड बॉडीज वहाँ पर रिकवर हुई हैं उनके डीएनए के साथ जब मैच हो जाएगा तो फिर जो डेड बॉडीज पाकिस्तान की होंगी तो उनके लवाहिकीन तो ग्रीक अथॉरिटीज करेंगे। कितने पाकिस्तानी मिसिंग हैं, उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी कि कितने मिल ही नहीं सके पानी से? उनकी अनकन्फर्म न्यूज है सारी की सारी, क्योंकि ये जो जिस शिप पे ये आए थे, जिस तरह आप पहले बता रही थी, उसमें एग्जैक्ट कितने नंबर्स थे वो बताना मुश्किल है। लेकिन जो 12 पाकिस्तानी सर्वाइवर थे उनके साथ जब FIA लिंक ऑफिस के इंचार्ज ने बात की इनफॉर्मली शुरू में ही, पहले दिन जब वो रिकवर हुए वहां से, तो उनके मुताबिक कोई हमारा जो फिगर है वो 300 के करीब है, 300 प्लस हो सकता है, जो कि पाकिस्तानी इस बोट में आप लोगों की बचने वालों से वैसे बात हुई है कि पता चल सके असल में वजह हुई क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि कोस्ट गार्ड ने बचाने के लिए रस्सी डाली, वो फिर उलट गई, कुछ ने कहा कि जान के मारा गया, कुछ कह रहे हैं कि फायरिंग भी मौके पर हुई। ये तो जो एनी शाहिद है, जो मौजूद था, जो बच गया है, वो बता सकता है। तो क्या आप लोगों ने किसी ने इस सही मौक़िफ़ को जानने की कोशिश नहीं की कि जो बच गए हैं पाकिस्तानी, उनसे बात की जाए? जी, जो हमारे सर्वाइवर हैं वो चूंकि जब उनको रेस्क्यू करके लाया गया तो उसके बाद वो ग्रीक अथॉरिटीज़ के ही कस्टडी में थे, और उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चूंकि वो असाइलम सीक कर रहे होते हैं तो उनकी जो एक्सेस है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। अभी हमारे जो एम्बेसी है ग्रीस में, उन्होंने एट द हाईएस्ट लेवल रिक्वेस्ट की है कॉन्सुलर एक्सेस की, ताकि उनसे ये पूछा जा सके कि वहाँ पर क्या हुआ, वो आफ्टर ऑल पाकिस्तानी सिटीजन हैं, और वो कैसे हुआ और कितने लोग थे। तो वो रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है विद द ग्रीक अथॉरिटीज, एंड वी आर होपफुल के उसका कोई पॉजिटिव रिप्लाई आएगा तो फिर वी विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली वहाँ पर क्या हुआ और इनके जो बाकी साथी थे वो कितने थे। बहुत बहुत शुक्रिया DG FIA राना अब्दुल जब्बार साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त हो गया नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।